अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 1 फरवरी 2022 बरोज़ मंगल और सुबह 7:15 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। मिस्टर जस्टिस काजी फाइज़ और सरीना ईसा के हवाले से मैंने कहा था मैं सीरीज़ में प्रोग्राम करना है। अब ये सबसे पहला मेरा जो है ना, जिसमें ये जजमेंट जो 10 मेंबर बेंच की है, एरोनियस, विदाउट जुरिस्डिक्शन और एरर्स अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड इतने ज्यादा है जो पुरानी जूरिस्प्रूडेंस को सेट असाइड आप नहीं कर सकते। दैट जजमेंट नीड्स टू बी रिव्यूड, इसीलिए क्यूरेटिव पिटीशन इस पे अतलाक करेगा और आपके सामने आज मैं साबित करूंगा कि मामला ख़त्म हो ही नहीं सकता। और पहले हम जिक्र कर दें कि आज जब आप प्रोग्राम देख रहे होंगे तो जनाब चीफ जस्टिस गुलजार साहब जो है ना, MQM की दरख्वास्त पर फैसला, PTI की दरख्वास्त भी दायर की है, 2017 में दायर की गई थी। सिंध में बल्दियाती इख्तियारात का केस है। 26 अक्टूबर 2020 को फ़ैसला महफूज किया था। बल्दियाती इख्तियारात के लिए बुनियादी तौर पर यह कहा गया था, अलग रखते हुए MQM PTI की दरख्वास्त को अलग रखा था और MQM की दरख्वास्त पिटीशन पर फैसला महफूज कर लिया था। इसमें आर्टिकल 140A की इंटरप्रिटेशन देनी है और अभी का इस फैसले का असर जो है, जो भी लड़ाई चल रही है ना, उस पर भी पड़ेगा। और बज़ाहिर नज़र आ रहा है जो अब का कानून है ना हुकूमत सिंध का, वो रिडंडेंट हो जाएगा। मैं अंदाज़े से कह सकता हूँ, अब जब पढ़ेंगे फिर बात करेंगे। मैंने कोशिश की है, मेरी टीम ने, कि ये जो 45 सफ़ों का फ़ैसला है, इसका एक छोटी सी समरी, एक 10-12 सफ़ों की है, बैकग्राउंड पे चला दूँ और कई चीज़ें जो आपके सामने डिस्कस करनी है ना, वो मैं साथ साथ आपके सामने बता दूंगा। सबसे पहले आपके सामने जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी हो तो सेक्शन 114 है, वेल्थ स्टेटमेंट सेक्शन 116 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। और जब कोई कंसीलमेंट हो, कुछ छुपा हो, तो वो सेक्शन 122 है, बैकग्राउंड पे ये चल रहा होगा। सबसे पहले जो मैं आपके सामने अब रखना है वो बड़ी मज़ेदार बात है कि मिसेस सरीना ईसा साहिबा ने ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं पहली दफ़ा डिक्लेयर की हैं 31 जनवरी 2020 को, और उन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न 2019 की, ठीक है जी, और दूसरी 2020 की, 2 सालों की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की। और पहली दफ़ा मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं ये नहीं, जो टैक्स का रिकॉर्ड है, ये बैकग्राउंड पे जो है ना, ये जो उन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है मिसेस सरीना ईसा ने, टैक्स ईयर 2019, बिल्कुल ये टैक्स ईयर 2019 मेरे सामने चल रहा है। उसमें जो जो प्रॉपर्टीज़ जो बताया, अकाउंट्स हैं और जो बैंकों के अंदर हैं उस पीरियड के दौरान, वो वाला। और इसके साथ ही उन्होंने जब ख़त लिखा था जुल्फ़िकार अहमद कमिश्नर को 9 जुलाई 2020 को, और उसके साथ इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो 2018 और 2019 नहीं। और आप उसके जब नीचे देखेंगे ना, तो नीचे प्रिंट डेट 31 जनवरी 2020, यानी ये 31 जनवरी 2020 को ये रिटर्न है 2018 की और 2019 की दायर की गई, यानी बुनियादी तौर पर जनवरी 2020। उस वक्त जो है ना, उस वक्त रेफरेंस फाइल हो चुका था और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आ चुकी हुई थी। ये बिलेटेड स्टेज पे किसी ने ये बात सामने नहीं रखी और ना सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर देखा कि अगर टैक्स का इशू है तो टैक्स के इशू में तो चीज़ें सारी बड़ी क्लैरिटी के साथ दे दी हैं। इसीलिए तो मामला भिजवाया था जुल्फ़िकार को FPR। ये दोनों लेटर जो है ना, यानी रिटर्न चल रही है और ये लेटर जो लिखा है ये तकरीबन ये है जी 5 सफ़ों का है और कॉपी उन्होंने साथ साथ भेजी है, कॉपीज़ लिखा हुआ है साथ उन्होंने। मिस्टर इमरान खान, अब्दुल वहीद डोगर, मिस्टर शहजाद अकबर, मिस्टर फ़ारूक नसीम, मिस्टर अनवर मंसूर खान एंड डॉक्टर इशफाक अहमद।
और वेल्थ स्टेटमेंट भी साथ फाइल किए हैं। मैं फिर बार बार जिक्र कर रहा हूँ, 31 जनवरी 2020 ये दोनों बैकग्राउंड पे चल रहे हैं। प्रोग्राम अगर थोड़ा सा लंबा हो गया तो माजरत कीजिएगा, लेकिन आप तक चीज़ें ज़रा बड़ी क्लैरिटी के साथ। पहली मैं बात बता दूं आपको कि ये प्रॉपर्टीज़ 31 जनवरी 2020 से पहले डिक्लेयर नहीं की हैं, जो रिकॉर्ड मेरे सामने आया, जो फाइल की गई हैं, और ये सारा डाटा अवेलेबल है, और ये जो कि शेयर की हैं उन्होंने, और ये साथ रिकॉर्ड पे लगाई भी थी, तो मेरे पास दस्तयाब है। अब और बड़ी मज़ेदार काम है। अब आपको पता है कि FPR का जो सिस्टम है ना, जो है ना एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का, हर कोई चेक कर सकता है। मैं बैकग्राउंड पे ये मुख्तलिफ डेटों का ना, यानी ये इस बात को, यानी मैं आपके सामने सबसे पहला जो मैं वो चलाऊंगा दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016 को इनका टैक्स का स्टेटस क्या था, लफ्ज़ लिखा हुआ है इनएक्टिव, ये बैकग्राउंड पे चल रहा है। फिर 2016 के बाद 2017 में आ जाएं, दिसंबर 2017 में, फिर आप आ जाएं जून 2018 में, फिर आप आ जाएं जून 2019 में, फिर ये अक्टूबर 2019 में, और फिर आप आ जाएं दिसंबर 2019 में, और फिर जनवरी 2020 में जब ये रिटर्न फाइल की थी, उससे पहले आपके सामने ये भी आ गया इनएक्टिव। इनएक्टिव मीन रिटर्न ये फाइल नहीं कर रही थी। अब ये सबूत है, ये कोई चेंज नहीं कर सकता, याद रखिएगा। और लेटेस्ट जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो गालबन 2022 का है, उसमें अब आके ये एक्टिव का स्टेटस इस वक्त आ रहा है। ठीक होगी, ये बैकग्राउंड पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं क्या साबित करना चाहता हूँ? मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि ये असल हकायक बताया नहीं है मिसेस सरीना ईसा साहब ने। जो सुप्रीम कोर्ट का डाटा आप सारा सामने रखें तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने आपके सामने उनका जो उन्होंने वहाँ फाइल की, मैंने बैकग्राउंड पे वो भी चला दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि क्या हो रहा है और क्या पोजीशन है सारी। अब मैं आपको कुछ हकायक की तरफ लेके जाऊँगा। जो मैं केस बना रहा हूँ आपके सामने, ये हकायक पे है कि मिसेस सरीना ईसा, आपके नाम जायदादें हो देना ये इस बात का सबूत नहीं है कि आपने वैलिड सोर्स से या जायज़ आमदन से ये जायदादें बनाई हैं। और अब मैं आपके सामने चलाने लगा हूँ FPR की वो रिपोर्ट, जिसमें 6 सालों की इनकी क्यूमुलेटिव टोटल इनकम जो है ना, वो गालबन 1 करोड़ रुपये के करीबन थी। 95 लाख है एग्जैक्ट है, मुझे एग्जैक्ट फिगर अभी इस वक्त याद नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड पे वो मैं चला देता हूँ। रोक ही रहे थे, मैं काट लूँगा। मैं FBR की जो रिपोर्ट है ये CMA 4824 ऑफ 2021, और ये कोई 15 सफ़े हैं जो सिलेक्टिव हैं आपके सामने। इसके जो है ना, ये अब 14 सितंबर 2020 को ये प्रिंट हुई है, और ये ऑर्डर क्या, तीनों प्रॉपर्टीज़ का पहले सफ़े अगर आ जाए 2018 जिस साल की इनकम टैक्स की रिटर्न दाखिल की है, और इन्होंने जनवरी में दाखिल की। फिर मैं क्लैरिटी के साथ बता दूं, यहां टाइम लिमिट का कोई इशू नहीं है। टाइम लिमिट में मैं बात करूंगा आपके साथ में आकर। तीनों प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की हैं 2014, 2013 और 2004 को तो छोड़ दें आप, लेकिन 2013 और 2013 के हवाले से सेक्शन 112 का जिक्र है और सेक्शन 122 का जिक्र है इसके अंदर। अगले सफ़े पे अगर आप आ जाएं तो 2007 में कोई 9,99,266, 2008 में 21,44,183, 2009 के अंदर 13,97,550, फिर 2010 के अंदर 17,60,000, और 2011 में 19,03,830, और 2012 के अंदर 17,71,000, और ये टोटल बनती है जी 93,75,931, और इस पर टैक्स दिया इन्होंने 5,51,087 रुपये। ये बैकग्राउंड पे चला रहा हूं मैं, ठीक है ना जी। इनकम टैक्स की रिटर्न जो उन्होंने पहली दफ़ा बता दी, और ये इम्यूनिटी क्लेम करती हैं कि मेरी फॉरेन रेमिटेंस हैं। अब फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से मैं आपके सामने दिखा दूंगा। फॉरेन रेमिटेंस कहाँ से आई, कोई सोर्स है, कोई पता नहीं है। बड़ी क्लैरिटी के साथ में वो बैकग्राउंड पे चीज़ें सारी चलाने के बाद अब आपके सामने मैं रखने लगा हूँ। अब इस चीज़ को सामने रखते हुए उन्होंने क्या किया कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये 10,46,80,020,
और इस पे टैक्स जो बना वो 3,58,00,000 बना। टोटल टैक्स बनाकर जो इनकी वो जो आमदन है उस आमदन को ऐड करके, चूँकि 2018 की है ना, वो तो सारे सालों की बात हो रही ना, मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ। और बैलेंस टैक्स पेएबल 3,58,57,507 रुपये है। और पूरी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल सारी बैकग्राउंड पे आपके साथ मैं चला देता हूँ। समझना जो आपको है बड़ा सीधा सा इशू है कि 10.5 करोड़ के करीब जो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं, इनका सोर्स कोई नहीं है। पैसा कहाँ से आया? एक अकाउंट में पड़ा हुआ है। जिस साल में भी है वो तो छोड़ दें, ये प्रॉपर्टीज पहली दफा डिक्लेयर की हैं उस साल से कंसिडर होगा और 122 सेक्शन उस साल से इतलाक होगा। अब मैं 122 सेक्शन बैकग्राउंड पर, उसकी लिमिटेशन 6 साल है। ये इनकम टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, मैंने आगे बता रहा, ये इनकम टैक्स का केस है नहीं, लेकिन इनकम टैक्स का केस भी ले लिया जाए तो उसमें भी जो है ना, ये बड़ा क्लियर कट जो चीजें सामने लेकर आए हैं वो बड़ी क्लैरिटी के साथ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अब इस पे एफबीआर अपने तीन चलता है, मैं नहीं समझता ये एफबीआर का केस है, लेकिन चलें आपके सामने मैं रख देता हूं। और अब मैं आने लगा हूं असल इशू की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा ये मैं आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त बता दूं। इन्होंने एग्रीकल्चर इनकम का कहा, एग्रीकल्चर इनकम किसी भी टैक्स की रिटर्न में इन्होंने डिक्लेयर नहीं की। मैं फिर बता दूं, किसी भी टैक्स की रिटर्न में एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर नहीं की। जो कहा गया था कि ज़रिए आमदन और पता नहीं क्या क्या है, और ज़रिए आमदन के लिए ये सिविल अपील है सुप्रीम कोर्ट की। इन केसेस वेयर द असेसी हैज हिमसेल्फ फाइल्ड हिज इनकम टैक्स रिटर्न इन विच हैज डिक्लेयर्ड हिज एग्रीकल्चर इनकम बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 3B ऑफ द एक्ट, द टैक्स डिपार्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू लेवी एंड असेस एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एंड कैन रिकवर द सेम बाय इशूइंग रिकवरी नोटिस ओनली। इशू ये था कि एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर करते तो उस पर टैक्स देना होता है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, तो वो ऑटोमेटिकली टैक्स जो है वो रिकवर किया जा सकता है। ये बैकग्राउंड पे ये वाला फैसला मैं चला रहा हूँ। अब जो मैंने आपके सामने रखना है, मैंने क्या चीज़ रखने लगा हूँ, इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया और सेक्शन 122 बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ। लिमिटेशन 6 साल, यानी मिसाल के तौर पर 2014 में मैंने छुपा ली कोई आमदन, वो डिक्लेयर नहीं की, मैं टैक्स रिटर्नें सारी देता रहा, तो 6 साल जब गुजर जाएंगे उस साल से आगे, तो 5 साल का है लेकिन वो 6 साल आगे कहलाएगा, 2020 में आ जाएंगे और आज है 2022, तो मैं वो जो रीओपन नहीं हो सकता। अगर टैक्स गुजार हूँ, मैंने आपको बता दिया ये एक्टिव टैक्स गुजार नहीं है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया आपके सामने, और ये चीज़ भी रखनी। अब मैं आपके सामने एक नोट चल रहा है, ये 2013 PTD 786 है, रीओपनिंग, रीऑडिट, रीअसेसमेंट इन अ टैक्स फ्रॉड केस इज नेवर बार्ड बाय टाइम लिमिटेशन एंड ऑर्डर प्रोक्योर्ड थ्रू फ्रॉड कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। आपको समझ आ गई? टाइम लिमिटेशन 2012 SCMR 1860 में है कि टैक्स फ्रॉड के केस के अंदर लिमिटेशन रन नहीं करती, ठीक है ना जी। और इन अ केस ऑफ फ्रॉड 2005 का केस भी है, कंपटीशन ऑफ लिमिटेशन वुड स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रॉड। किस डेट से शुरू होगी? नॉलेज से। तो नॉलेज तो इन्होंने खुद अपने तय जो है 31 जनवरी 2020 को दिया है। तो अगर लिमिटेशन भी फर्ज करें, मान ली जाए, मान लें कि टैक्स के हवाले से ये टैक्स का केस नहीं है, लेकिन मैं टैक्स का केस भी स्पॉइल, यानी मैं आपके सामने रख रहा हूं कि कुछ नहीं है, ये नोट पूरा बड़ा क्लैरिटी के साथ, ये एक सफ़े का नोट जो है ना ये चल रहा है, ठीक है जी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे, और ये बड़ी ज़बरदस्त आपके सामने मैंने चीज़ रखनी है और ये आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। फ्रॉड के हवाले से मैंने आपको बड़ा वाज़ेह बता दिया और इन्होंने वेल्थ स्टेटमेंट फ़ाइल की है। ये भी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, लेटेस्ट है, ITR 2430 of 2001, बिलाल रमज़ान वर्सेस कमिश्नर इन रेवेन्यू। There is no cavil that wealth statement is merely a declaration which cannot be treated as gospel truth for the purpose of explaining income for the subsequent years। मैंने एग्रीकल्चर इनकम मैंने अगर वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर भी कर दी है, ठीक है ना जी, तो ये गॉस्पेल ट्रूथ के तौर पर नहीं माना जा सकता। और एक जो बड़ी ज़बरदस्त आपके साथ बतानी है, ठीक है ना जी, और वो क्या है वो समझनी ज़रूरी है आप लोगों के साथ। और वो है क्या, वो इशू ये है कि अगर आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर दी है और देखा नहीं है
तो उसको सच नहीं मान लिया जाएगा। मेयर मेंशन इन अ कॉलम ऑफ अ वेल्थ स्टेटमेंट डज नॉट क्रिएट फंड्स। अब जरा आगे समझिएगा, अ बैंक स्टेटमेंट इज नॉट ए सोर्स ऑफ फंड, यानी बैंक स्टेटमेंट में पैसे आ गए तो ये सोर्स ऑफ फंड नहीं है। ये मैं बैकग्राउंड पे ये चला रहा हूं, मैं बड़ी वाज़ेह तौर पर जा रहा हूं, जो मैंने ऊपर लिखा हो जैसे काजी फायज ईसा फैमिली प्रॉपर्टीज इन लंदन, वेल्थ स्टेटमेंट इज मेयरली अ डेक्लेरेशन विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज गॉस्पेल ट्रूथ। और ये भी बता दिया कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो सोर्स ऑफ फंड नहीं है। और ये आपके सामने इसलिए बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया है जी, और जो आपके सामने वाज़ेह तौर पर जो चीज़ रखी है ताकि आपको क्लैरिटी के साथ चीज़ें सारी समझ आ जाएं। फ्रॉड के हवाले से मैंने आपको पहले बता दी है, लिमिटेशन नहीं रन करती है, और किस तरह भी हो तो 122 के तहत इन सारे मामलों को अगर टैक्स के पर्पज़ के हवाले से है तो वो देखा जा सकता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की जजमेंट है, रिपोर्टेड है 2018 SCMR 1375। अब मैं अगली चीज़ आपके सामने लेके जानी वो बड़ी मज़ेदार है। उसमें आपको हुदैबिया का जिक्र आएगा। क्या कहा? हुदैबिया का जिक्र आएगा। वो है क्या? वो ये है कि इनकम टैक्स एमनेस्टी मिलती है, या चले मैंने फ़र्ज़ करें बाहर से फ़ॉरेन रेमिटेंस मंगवाई है, मैं टैक्स गुजार हूँ, तो फ़ॉरेन रेमिटेंस मैंने मंगवा ली है अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत। सोर्स नहीं पूछा जाएगा और टैक्स भी नहीं लिया जाएगा, टैक्स भी। लेकिन एक जस्टिस वजीउद्दीन की मैं जजमेंट आपके सामने रखने लगा हूँ, 2018 SCMR 814, और ये नवाज शरीफ का केस ही है जी, इसी फैमिली का केस क्या है। हुदैबिया के हवाले से अकाउंट्स आए तो कहा अब यहाँ बड़ा वाज़ेह तौर का ना कि अकाउंट्स फ़र्ज़ करें आपने ले भी लिए हैं, एमनेस्टी भी ले ली है, तो उसकी इंक्वायरी हो सकती है और FIA इंक्वायरी कर सकती है, FIA इंक्वायरी कर सकती है। और क्या है, अब यहाँ अप शॉट जो है ना आखिरी सफ़े के ऊपर है, हाई कोर्ट वॉज मैनिफेस्टली राइट इन होल्डिंग दैट नथिंग कंटेन इन एक्ट 12 of 1992 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट provides a blanket protection vis-a-vis criminal act and liabilities, and that to the extent of permissible by section 94 of the criminal procedure code. The order of the high court passed was not open to any legitimate question. हाई कोर्ट ने कहा FIA इंक्वायरी कर सकती है इसकी। ये हुदैबिया के केस के दूसरे हवाले से बात है, FIA ने इंक्वायरी कर सकती है, यानी वो पैसा अगर आया भी है फ़र्ज़ करें, लेकिन ये बाहर से पैसा नहीं आया, वो सोर्स ना फॉरेन रेमिटेंस का सर्टिफिकेट दे सके, ना कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर है। लेकिन ये जस्टिस वजीउद्दीन साहब की जजमेंट बैकग्राउंड पे ये मैं चला रहा हूँ, जो उन्होंने तहरीर की थी, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि FIA जो है इसकी इंक्वायरी कर सकता है। तो यहाँ पैसे के सोर्स की बात हो रही है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, और एक जजमेंट मैंने आपके साथ ज़रूर वो बैकग्राउंड पे चलानी है। इसी जो FBR की रिपोर्ट है इसके अंदर दो बातें हैं। एक बात क्या है कि ये पैसे तो भेजे गए थे बच्चों के खर्चे के लिए, प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर ली गई। अगर प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर लेंगी तो बच्चों के खर्चे, ये वाला मामला ओपन पड़ा हुआ है, और जॉइंट अकाउंट भी है जज साहब का और मिसेस सरीना ईसा का, वो डिक्लेयर नहीं किया। और इसमें आपको याद है जस्टिस इखलाक हुसैन का केस है, और मैं बार बार वो चलाता होता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं दोबारा सामने रख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इशू है क्या। और वो वाला केस जो है ना जस्टिस इखलाक हुसैन वाला, वो बैकग्राउंड में वो 1960 है, PLD 1960 सुप्रीम कोर्ट 26, और उन पर निकाल दिया गया था जस्टिस इखलाक हुसैन साहब को। अब मैं अपने असल मुद्दे की तरफ लेके आता हूँ। जजिस कोड ऑफ कंडक्ट बैकग्राउंड पे चल रहा है। मिसेस सरीना ईसा ने इससे पहले कोई डिक्लेयर नहीं किया 2020 में, ये एडमिटेड बात है। केस है क्या समझना का, ये टैक्स का इशू नहीं है। मैंने बहरहाल टैक्स की हद तक आपके सामने रख दिया है, उनका टैक्स की हद तक भी केस कोई नहीं है, क्योंकि डिक्लेयर नहीं किया ना। अगर डिक्लेयर किया तो बात और थी। डिक्लेयर किया 2020 के अंदर, जनवरी के अंदर,
तो लिमिटेशन का है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एफबीआर की रिपोर्ट को सेट असाइड किया, दैट इज एरोनियस, वो कानून की खिलाफ वर्जी है। असल केस है क्या, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं जनाब जस्टिस काजी फाइज साहब, अब उनकी मिसेज एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि वो कहाँ से आया पैसा, है नहीं, मौका पूरा मिला था, आज भी कौम को बता दे नहीं है। तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से सेक्शन 9A बैकग्राउंड पे चल रहा है, 5 भी चल रहा है और 12 भी चल रहा है। A5 में एसेट बियॉन्ड सोर्सेज, बियॉन्ड मीन्स की बात है, बेनामीदार या डिपेंडेंट्स उस खरे कॉन्टैक्ट्स में। तो ये मिसेस सरीना ईसा साहब जो हैं, जो जज साहब की मिसेज हैं, 2004 की आप छोड़ दे, लेकिन 2013 के उस वक्त आप जज बन चुके थे। तो ये वाला जो पैसा है ना, ये जज साहब का तसव्वुर होगा, और जज साहब ने डिक्लेयर नहीं किया है। तो सेक्शन 9 में बार बार इसलिए करता हूँ, नैब इसकी जुरिस्डिक्शन ले सकता है। 2 फैसले, और मैं बार बार जिक्र करता हूँ, आर्टिकल 175 को सामने रखते इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सुप्रीम काउंसिल को अपने तक खुद देखना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का तो बड़ा जिक्र किया इस जजमेंट में, तो कहाँ है अकाउंटेबिलिटी, बता दें, कानून बता दें, कानून क्या है। कानून मैंने आपके सामने रख दिया है, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बात अर्ज कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। सेक्शन 9 भी मैंने चला दिया नैब का, इसके लिए मैंने ख़त लिखा हुआ है, 2 दफ़ा मैं ख़त लिखा है मैंने चेयरमैन नैब को, और इरफान कादर साहब का, उस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल थे, जिन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर कहा था रिटायर्ड जजिस पे भी इतलाक होगा और सर्विंग जजिस पे भी इतलाक होगा पब्लिक ऑफिस होल्डर होने की वजह से। और उन्होंने पब्लिक सर्वेंट की डेप्थ की PPC में से साथ जिक्र भी किया था, और मेरा प्रोग्राम आप देख चुके हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते ये नैब का केस बनता है। और वो मैंने बकायदा जो लेटर लिखा था वो भी आपके साथ मैं चला देता हूँ, ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअली रियलिटी है क्या। देखिए, ये किसी के साथ लड़ाई नहीं, किसी के साथ ज़्यादती का इशू नहीं है, इशू बड़ा सीधा है, ज़राए आमदन। और मिसेस नासरा इकबाल ने ना एक प्रोग्राम में बात करते हुए, और बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ वो चैनल का उतना जो है, जिस चैनल पे जिक्र किया वो, और कि जजिस मुरीख से उतरते हैं, जो असासे ना बताएं, अवाम को असासे बताने का पूरा हक है। ठीक है ना जी, ये जो उन्होंने कहा वो बैकग्राउंड पे मैंने वो चला रहा हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। प्रोग्राम ख़त्म करने से कबल मैंने फ़ेस टू फेस आयशा बख्श के साथ जो है ना, इस पर अपना नुक्ता नज़र दिया। मैं स्पेसिस पे भी जिक्र करता रहा हूँ, आखिर में आप वो भी सुन लीजिएगा, जो आयशा बख्श के साथ मैंने अपना ओपिनियन दिया पब्लिक। देखिए, बुनियादी तौर पर तो नजरसानी का जो फैसला है, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर ली है। जो प्रेयर लाइन थी, प्रेयर्स के बाद जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का पहले, जिसको रिव्यू किया है उन्होंने, उस रिव्यू में अब तो हालात और वाकयात पैदा कर दिए हैं कि इस फैसले के ऊपर भी नजरसानी होनी पड़ेगी। अब नजरसानी पे नजरसानी हो सकती है, नहीं हो सकती, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। और क्यूरेटिव पिटीशन की बात की है, वो इंडियन जुरिस्डिक्शन में है, तो पाकिस्तान जुरिस्डिक्शन में ही है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि ये टैक्सेशन का इशू है, ये टैक्स का इशू नहीं है। पहले तो बड़ी क्लैरिटी के साथ बात रख दी जाए कि अगर हम मिसाल के तौर पर पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और जजेस पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, इनको अपने गवर्नमेंट की तरफ से पैसे दिए जाते हैं, और वो अलग बात है कि इनका जो पैसा दिया फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से आता है। लेकिन एक बड़ी क्लैरिटी के साथ बात है, इशू बड़ा सिंपल सा था। इशू सिंपल था कि ये मामला गया सुप्रीम काउंसिल के सामने, सुप्रीम काउंसिल में ये मामला चैलेंज किया गया जस्टिस काजी फाइज साहब की तरफ से और बाकी बार एसोसिएशन की तरफ से, और कहा गया कि ये सुप्रीम काउंसिल इस मामले को देख नहीं सकती है। वहां कहा गया कि जायदाद के सोर्सेज है, मिसेस सरीना ईसा आई, वीडियो लिंक पे ये बात सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा कि ये जो कि कह रही हैं कि इनके पास इनकम टैक्स रिटर्न्स के हवाले से डिटेलें या डाटा सारा मौजूद है, तो एक बॉडी की तरफ इंक्वायरी के कॉन्टेक्स्ट में भेज दिया। और एफबीआर की रिपोर्ट बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई कि 6 सालों की इनकम टैक्स की रिटर्न जो इन्होंने फाइल की थी वो 1 करोड़ 95 लाख या 1 करोड़ के करीब बनती थी। तो 10.5 करोड़ की ये प्रॉपर्टीज खरीदे गई थी, तो 9.5 करोड़ रुपया ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो कहा गया कि फॉरेन रेमिटेंस है, फॉरेन रेमिटेंस बाहर से कोई अमाउंट आई नहीं थी, फॉरेन रेमिटेंस अकाउंट में कुछ
पैसे पड़े हुए थे। तो बुनियादी तौर पर इशू ये नहीं है टैक्स के हवाले से, टैक्स में डिक्लेरेशन नहीं की, जजेस की बच्ची होने की वजह से, बीवी होने की वजह से, स्पाउस होने की वजह से ये उन्हें बताना है, क्योंकि आपने इनकम टैक्स रिटर्न में ठीक है, इसके ऊपर भी आते हैं। सारे मामले को सम अप करते हुए आसान और सादा लफ्ज़ों में आपके सामने रख दें। इनकम टैक्स की हद तक भी लिमिटेशन का केस बड़ा क्लियर है, बड़ी वाज़े तौर पर है, और यहाँ दो हल है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 209 आर्टिकल बैकग्राउंड पे चल रहा है, उसके तहत ये सारे मामले को टेकअप कर ले, और ये सारी चीज़ें जो है ना बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ। जिस चीज़ को भी ये मटेरियल चाहिए होगा, मटेरियल मेरे पास दस्याब है, मैं शेयर कर दूँगा। दूसरा मामला ख़तरनाक है, वो सेक्शन 9 के तहत है, नैब के कानून के तहत है कि नैब इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, और नैब का कानून आपको पता बड़ा सख्त है। 90 दिन तक का रिमांड होता है, गिरफ्तारी भी होती है उसके अंदर, और फिर ज़मानत लेनी पड़ती है। ये अब फैसला पता नहीं किसने करना है, जिस किसी ने भी करना है। एक रेफरेंस नज़र चौहान का पेंडिंग तो है जनाब जस्टिस काजी ईसा साहब के अगेंस्ट, वो मिसकंडक्ट का, मैं बड़ा क्लियर हूँ, वो मिसकंडक्ट है। जब आपके ज़िम्मे ये वाली बात आ जाए कि सेक्शन 9 के हवाले से बात आ जाए, तो फिर नैब का इख्तियार है। मुनासिब यही होगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सारे मामले को देखे, टेकअप करे, क्यों जोड़ती हैं इसको फैज़ाबाद धरने या बाकी मामलात के हवाले से। बड़ा सीधा साधा केस है ये, सारा मटीरियल बैकग्राउंड पे मैंने चला दिया आपके साथ, और मैं उम्मीद रखता हूँ इंसाफ सिर्फ दिखता हुआ नहीं, होता भी नज़र आना चाहिए, और हमारे जजेस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, जो माइनॉरिटी जजेस हैं, जस्टिस उमर ताबिद दयाल की सरबराही में, उनका भी नोट इस पर आना है, फ़ैसला आना है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मुंतज़िर हूँ कि ये बड़ी क्लैरिटी के साथ जो रिव्यू उन्होंने खारिज किया ना, रिव्यू खारिज किए उन्होंने, तो रीजनिंग आनी बड़ी ज़रूरी है। वो रीजनिंग कौम के सामने आए, इन चीज़ों को सामने रख के देखते हैं कि वो कैसे मीट करते हैं इन चीज़ों को। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।